बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स का तीसरा शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अकोमोडेटेड या अकोमोडेशन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं थर्ड शेल के अंदर। तो जो फर्स्ट शेल है के शेल उसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल एल शेल जो है उसके अंदर जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो थर्ड शेल है एम शेल उसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो बी इज द राइट आंसर, 18 electrons. What information was obtained from discharge tube experiments? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल की गई? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर नहीं की गई। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड, प्रोटॉन तो डिस्कवर किए गए थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं किए गए। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम वाज डिस्कवर्ड, तो न्यूक्लियस की मौजूदगी एटम के अंदर डिस्कवर की गई, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सी जो है ये राइट ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यूज है व्हाई हैव आइसोटॉप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं उनको शो क्यों नहीं किया जाता? फर्स्ट ऑप्शन है पीरियोडिक टेबल कैन नॉट accommodate a large number of isotopes of different elements. So, periodic table एक ही एलिमेंट्स के बहुत ज़्यादा आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे सकता, अकोमोडेशन नहीं दे सकता। ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। पहले नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। सम ऑफ द आइसोटॉप्स आर अनस्टेबल, कुछ आइसोटॉप्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं एंड दे गिव राइज टू डिफरेंट एलिमेंट्स, और उससे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं। ये भी बात ठीक है, लेकिन हमें कोई इससे बेहतर ऑप्शन मिलेंगे तो हम उसकी तरफ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है ऑल द आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेसेस। तमाम आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर एक ही होता है, और हम ये भी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल की बुनियाद एटॉमिक नंबर पर ही है, तो इसी वजह से आइसोटॉप्स को सेपरेट सेपरेट जगह देने की जरूरत नहीं है। सो सी इज द मोस्ट सूटेबल आंसर, सबसे बेहतरीन आंसर जो है वो सी वाला है। चौथा ऑप्शन है आइसोटॉप्स डू नॉट शो पीरियोडिक बिहेवियर। आइसोटॉप्स जो हैं वो पीरियोडिक बिहेवियर शो नहीं करते। पीरियोडिक बिहेवियर क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, कुछ वक्फों के बाद या खास वक्फों के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, इसे पीरियोडिक बिहेवियर कहते हैं। तो आइसोटॉप्स पीरियोडिक बिहेवियर शो नहीं करते, लेकिन इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है हमारे क्वेश्चन से। तो सी इज द बेस्ट सूटेबल आंसर। चौथा एमसीक्यूज देखा जाए, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जो हैं हमें पता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। इन विच आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कौन सा आइसोटॉप है ऑक्सीजन का जिसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर होती है? सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन 17, इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 8 हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो 9 है। सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन 16, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं यानी कि 8 प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। थर्ड ऑप्शन भी गलत है, चौथा तो है ही नहीं। व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन given the abundances of its two isotopes nitrogen 14, nitrogen 15 are 99.64 and 0.35 respectively। वो कहता है कि आप रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करें नाइट्रोजन का, अगर नाइट्रोजन 14 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 99.64% हो और नाइट्रोजन 15 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 0.35 हो। तो हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने का। हम क्या करते हैं कि जो आइसोटॉपिक मास है उसको हम उसी की रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर जो दूसरा आइसोटॉप होता है उसको उसका मास
और उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन 14 है इसका मैस जो है आइसोटॉपिक मैस वो 14 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी की डायरेक्टिव अबंडेंस जो कि 99.64 है, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन 15 जिसका मैस 15 है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी की डायरेक्टिव अबंडेंस से जो कि 0.35 है, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14.0021। सो बी इज द राइट ऑप्शन, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग है। हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट? ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो पुरानी तहजीबों की और जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो इन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कह देते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कैसे हेल्पफुल है? इट हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो पुरानी चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मौजूद हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर है उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए जो है रेडियो कार्बन डेटिंग यूज की जाती है, तो ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है जी? इट हेल्प्स डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन, इट हेल्प्स डिटरमाइन द यूजफुलनेस ऑफ मैटर, मैटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग हमें ये भी नहीं बताती, ये ऑप्शन भी गलत है। इट हेल्प्स डिटरमाइन वेदर मैटर इज रेडियो एक्टिव और नॉट, इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर रेडियो एक्टिव है या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 8 को देखा जाए, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट? इंटैक्ट का मतलब होता है इकट्ठे रखना, तो जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको कौन इकट्ठे रखता है? पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पहला ऑप्शन ही ठीक है कि पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इकट्ठे रहते हैं, बाकी ऑप्शन गलत हैं। हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द अपोजिटली चार्ज्ड न्यूक्लियस? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उससे दूर कैसे रहते हैं? हालांकि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है बाय कीपिंग देमसेल्व्स स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रोके रखते हैं, ऑप्शन गलत है। बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये ऑप्शन ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ड्यू टू देयर वेव लाइक नेचर, ये ऑप्शन भी गलत है और चौथा भी गलत है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 10 है, रुबीडियम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटॉप्स, रुबीडियम के दो आइसोटॉप हैं, रुबीडियम 85 एंड रुबीडियम 87। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द लाइट आइसोटॉप इज 72.2%। जो लाइट आइसोटॉप है रुबीडियम का, दैट इज रुबीडियम 85, जिसका वजन कम है, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है या परसेंटेज अबंडेंस है वो 72.2% है। व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटॉप? अब जो परसेंटेज अबंडेंस है जो हैवी आइसोटॉप है रुबीडियम का, रुबीडियम 87, वो हमने फाइंड करनी है। इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज 85.47, रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो हम जो है इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास वाला ही। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1 p1 प्लस m2 p2 डिवाइडेड बाय 100। तो रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है दैट इज 85.47 इज इक्वल टू जो रुबीडियम का आइसोटॉप है 85, उसका मास भी 85 है, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसकी रिलेटिव अबंडेंस से दैट इज 72.2, फिर प्लस आ जाएगा। जो सेकंड आइसोटॉप है रुबीडियम 87, उसका मास 87 है, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी की परसेंटेज अबंडेंस से जो कि हमने फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 जो है इक्वल के इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 8547। इसी तरह ही ये जो 85 है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 72.2 से, तो ये बन जाएगा 6173 प्लस 87 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ रुबीडियम। अब ये 6173 इक्वल के इस साइड पे जो है वो प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जो है माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 8547 में से आप 6173 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2410 आएगा। अब जो 87 है ये रुबीडियम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 27.8%, तो बी इज द राइट ऑप्शन।
तो इस तरह से हम जो है रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस रुबिडियम की फाइंड कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।